पिछले वीडियो में हमने डीएमआरसी द्वारा 2016 में लिए गए जेई पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 65 तक हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस करते हैं। रिपल इन आउटपुट करंट ऑफ ए स्टेप डाउन चॉपर फीडिंग RLE लोड इज मैक्सिमम व्हेन ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेप डाउन चॉपर में जो आउटपुट करंट में जो रिपल होता है वो मैक्सिमम कब होता है, ड्यूटी साइकिल का वैल्यू क्या होता है, तो रिपल करंट जो है वो मैक्सिमम होता है। तो RLE लोड के लिए जो करंट है वो आपका इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। तो जो मिनिमम करंट है और जो मैक्सिमम करंट है इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को रिपल करंट कहा जाता है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको रिपल करंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये रिपल करंट जो है वो मैक्सिमम होता है जब ड्यूटी साइकिल कितना होता है। तो बाई एक्सप्रेशन आप इसको ड्राइव कर सकते हैं कि जब ड्यूटी साइकिल का वैल्यू 0.5 होता है उस समय रिपल करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, रिपल करंट को डेल्टा आई से लिखते हैं तो ये होता है आपको VS/4FL, जहाँ L आपका लोड का इंडक्टेंस है और F फ्रीक्वेंसी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज किया जाए तो रिपल करंट डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि रिपल करंट जो है वो उसको डिक्रीज किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके। और जो मैक्सिमम रिपल करंट है वो तब होता है जब ड्यूटी साइकिल का वैल्यू 0.5 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कांस्टेंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से कौन सा लॉस ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट लॉस होता है। तो जो कोर लॉस है ट्रांसफार्मर में वो आपका कांस्टेंट लॉस होता है, क्योंकि जो कोर लॉस है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये जो लॉस है वो कांस्टेंट लॉस होता है। ये सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और एक कोर लॉस के अंतर्गत दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक होता है आपका एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो इन दोनों को ही कंबाइंड रूप से कोर लॉस कहा जाता है और ये आपका लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर में ये आपका कांस्टेंट होते हैं, जबकि जो कॉपर लॉस है जिसको कि बाइंडिंग लॉस भी कर सकते हैं तो वो वेरिएबल लॉस होता है, वो लोड के साथ वेरी करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोर लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर टू मेनली। यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर में डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन ये क्यों यूज किया जाता है। तो एक्चुअली में जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो रोटर का लो रेजिस्टेंस होने के कारण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। तो इसी स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए जो डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन का इसमें यूज किया जाता है, जिससे कि स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करता है, क्योंकि जो रोटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। टू ट्रांसफार्मर्स विथ आइडेंटिकल वोल्टेज रेटिंग आर वर्किंग इन पैरेलल टू सप्लाई कॉमन लोड। यानी कि दो ट्रांसफार्मर जो कि आइडेंटिकल वोल्टेज रेटिंग के हैं और वो पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं और एक कॉमन लोड को सप्लाई कर रहे हैं। द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ वन ट्रांसफार्मर इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर। यानी कि जो दो ट्रांसफार्मर हैं दोनों का जो परसेंटेज इम्पीडेंस यानी पर यूनिट इम्पीडेंस जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, एक का ज़्यादा है दूसरे का कम है पर यूनिट इम्पीडेंस। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द लोड शेयरिंग बिटवीन द टू ट्रांसफार्मर्स विल बी। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट इम्पीडेंस अलग अलग है और दोनों के
वोल्टेज रेटिंग सेम है और कॉमन लोड को दोनों शेयर कर रहे हैं, तो कौन सा ट्रांसफार्मर जो है वो आपका लोड का शेयरिंग किस प्रकार से करेगा। तो बाई एक्सप्रेशन आप ये डिराइव किया जा सकता है कि जो ट्रांसफार्मर है जिसका कि पर यूनिट इम्पीडेंस कम है वो ज़्यादा लोड शेयर करता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का जो लोड शेयरिंग है वो आपका पर यूनिट इम्पीडेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका पर यूनिट इम्पीडेंस ज़्यादा होगा वो लोड कम शेयर करेगा और जिसका पर यूनिट इम्पीडेंस कम होगा वो ज़्यादा लोड शेयर करेगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दियर रिस्पेक्टिव इम्पीडेंस, यानी लोड शेयरिंग जो है वो उसके रिस्पेक्टिव इम्पीडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, नंबर ऑफ कंपैरेटर्स रिक्वायर्ड फॉर एन 8-बिट फ्लैश एडीसी, यानी कि 8 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो इसमें कितने कंपैरेटर्स की आवश्यकता होगी। नंबर ऑफ कंपैरेटर्स इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, जहाँ n है कि कितने बिट का एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो यहाँ पे चूँकि 8 बिट का है तो n की जगह पे आप 8 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपको 2 के पावर 8 माइनस 1, यानी कि आपको 255, यानी कि 8 बिट एडीसी के लिए 255 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, ए 35 वोल्ट डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड across a resistance of 600 ओम इन सीरीज विथ एन अननोन रेजिस्टेंस आर, यानी कि 35 वोल्ट डीसी सप्लाई को 600 ओम के एक रेजिस्टेंस जिसके साथ कि एक अननोन रेजिस्टेंस आर भी कनेक्टेड है, तो उसके साथ एक 35 वोल्ट का डीसी सप्लाई कनेक्ट किया गया है। ए वोल्टमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 600 ओम रेजिस्टेंस एंड रीड्स 5 वोल्ट। कहने का मतलब है कि एक रेजिस्टेंस है जो कि 600 ओम का है और इसी के साथ एक सीरीज में कनेक्टेड है आर ओम का भी रेजिस्टेंस, एक 600 ओम का रेजिस्टेंस है, एक आर ओम का रेजिस्टेंस है, और इन दोनों के अक्रॉस 35 वोल्ट की एक डीसी सप्लाई है, 35 वोल्ट। और कहा जा रहा है कि जो 600 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाया गया है और इस वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 1200 ओम है। यह एक वोल्टमीटर है और इस वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका 1200 ओम और ये वोल्टमीटर जो है वो 5 वोल्ट रीड कर रहा है और सप्लाई वोल्टेज है 35 वोल्ट। तो पूछा जा रहा है कि इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि जो 35 वोल्ट सप्लाई है तो उसमें से कुछ सप्लाई जो है कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा और कुछ रेजिस्टेंस इस अननोन रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा कुछ वोल्टेज। तो अगर हम ये देखना चाहेंगे कितना वोल्टेज जो है ये रेजिस्टेंस के क्रॉस है, 600 वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस है, तो उसके लिए आपको क्योंकि इस वोल्टमीटर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1200 ओम, तो ये दोनों जो कि पैरेलली कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना होगा 600 ओम और 1200 ओम, इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन करके निकालना होगा। तो आपको आ जाएगा ये, अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 600 गुना 1200 और बटा 600 प्लस 1200। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 600 गुना 1200 बटा नीचे में हो जाएगा 1800, तो ये आपको आ जाएगा 400 ओम, यानी कि जो आपका वोल्टमीटर था और जो 600 ओम का रेजिस्टेंस था इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 400 ओम और इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर ओम का और सप्लाई थी आपकी 35 वोल्ट, 35 वोल्ट आपका सप्लाई था। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसके क्रॉस वोल्टमीटर 5 वोल्ट रीड कर रहा था, यानी कि 5 वोल्ट आपका यहाँ पे
यूज हो रहा है, तो रिमेनिंग वोल्टेज जो है यानी कि 30 वोल्ट आपका इस रेजिस्टेंस के क्रॉस अपीयर होगा 30 वोल्ट। तो हमें इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो चूँकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, 400 ओम और आर ओम का रेजिस्टेंस जो है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट तो सेम फ्लो होगा। तो हम यह अगर हम पता कर लेते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। इसके क्रॉस का वोल्टेज है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 400 ओम, तो 5/400 ये आपका करंट हो गया इसका। और यही करंट आपका इसके थ्रू भी फ्लो करेगा, आर ओम के थ्रू भी। तो यानी कि ये जो आपका करंट है इसको अगर रेजिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 30 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि इसके क्रॉस का वोल्टेज 30 वोल्ट है। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको आ जाएगा आर का वैल्यू जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 2.4 किलो ओम, यानी कि 2400 ओम आ जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2.4 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ए थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फेड फ्रॉम द रोटर साइड विथ स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। तो क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, और जो इंडक्शन मोटर है 3 फेज उसमें सप्लाई रोटर के तरफ से दी गई है, यानी 3 फेज सप्लाई जो है वो रोटर में दी गई है, और स्टेटर आपका शॉर्ट सर्किटेड है, यानी शॉर्ट सर्किट है ये। तो पूछा जा रहा है कि इसमें स्टेटर में जो करंट फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट करंट जो फ्लो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जो स्टेटर में जो करंट फ्लो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी स्लीप फ्रीक्वेंसी, यानी स्लीप और इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लीप क्या है कि जो रोटर का स्पीड है और जो सिंक्रोनस स्पीड है, इन दोनों का डिफरेंस और बटा सिंक्रोनस स्पीड, तो इसी को स्लीप कहते हैं बटा NS। तो स्लीप और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही स्लीप फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यानी कि स्टेटर में जो करंट फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट करंट वो स्लीप फ्रीक्वेंसी का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इन द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर टू द लोड हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम विल बी। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो सर्किट दिखाया गया है उसमें इस R का वैल्यू क्या होगा ताकि लोड में जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहता है कि लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा जब सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो लोड रेजिस्टेंस तो 3 ओम है, तो इस R का वैल्यू क्या हो ताकि जो सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी 3 ओम ही हो जाए। तो अगर हम इस लोड को यहाँ से हटा दें तो जो रिमेनिंग सर्किट है तो ये तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ 6 ओम है, इसी के पैरेलल में ये है, तो अगर ये भी अगर 6 ओम का हो जाए तो 6 ओम दोनों जो पैरेलल में रहेंगे तो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 ओम। तो उस केस में आपका जो लोड रेजिस्टेंस है और जो सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों बराबर हो जाएगा, तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। तो इसलिए जो R का वैल्यू है वो होना चाहिए 6 ओम। तो राइट आंसर है आपका 3। अगर ये 6 ओम होगा तो 6 ओम मिलकर इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 ओम, यानी कि लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इस क्वेश्चन में कहा गया है इन द फॉलोइंग गिवन सर्किट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्किट इन द 5 ओम रजिस्टर। यानी कि इसमें जो 5 ओम का जो रजिस्टर है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इस सर्किट को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नोड एनालिसिस का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं और सुपरपोजिशन का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम का भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम अभी आपको नोड एनालिसिस का यूज़ करके हम आपको इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो सर्किट है इसमें आपका यहाँ पे इस ब्रांच में 5 वोल्ट का DC सोर्स है, इसमें और भी कुछ नहीं कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नोड का वोल्टेज आपका 5 वोल्ट है और हमें निकालना है इस 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है
इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें इस नोड का वोल्टेज पता चल जाए, इस नोड का वोल्टेज पता चल जाए तो हमें इस करंट का वैल्यू भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये करंट जो है इन दोनों नोड के का जो वोल्टेज है उसका जो डिफरेंस है उसको इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, वही करंट का वैल्यू होगा। तो चूँकि इस नोड का हमें वोल्टेज नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर का वोल्टेज है V1, और एक और नोड है यहाँ पे, इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं कि V2। तो एक बार आप KCL अप्लाई कीजिए इस नोड पे V1 पे, और एक बार फिर V2 पे KCL अप्लाई करेंगे। तो जब V1 पे अप्लाई करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, फिर V2 पे अप्लाई करेंगे KCL तो एक और इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमें V1 का वैल्यू पता चल जाएगा, और V1 का वैल्यू जब पता चल जाएगा तो हम V1 -5/5 करेंगे तो हमें इस करंट का वैल्यू पता चल जाएगा। तो पहले हम V1 वाले नोड पे KCL अप्लाई करेंगे, तो लिख सकते हैं जितना इनकमिंग करंट है और जितना आउटगोइंग करंट है दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ आप लिख सकते हैं I = V1 - 5/5, क्योंकि एक इनका वोल्टेज यहाँ पे V1 था, दूसरे इनका वोल्टेज है यहाँ पे 5 वोल्ट, और बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो जो करंट इसमें फ्लो होगा वो दोनों का डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस होगा। तो ये भी हम इक्वेशन सर्किट को देख के लिख सकते हैं। तो इस I का वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा V1 V2 के रूप में। उसी प्रकार से फिर हम एक बार V2 वाले नोड पे जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा, जिसको हमने इक्वेशन 2 कहा। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको V1 का वैल्यू पता चल जाएगा। हमें सिर्फ V1 का ही वैल्यू का ज़रूरत है, क्योंकि जब V1 का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें I का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि हमें I का ही वैल्यू पता करना है। तो जब V1 का वैल्यू आप निकालेंगे तो V1 का वैल्यू आपको आ जाएगा 5 वोल्ट। तो इस नोड का वोल्टेज 5 वोल्ट है, यहाँ का भी वोल्टेज 5 वोल्ट ही है। तो दोनों में चूँकि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। चूँकि हमने अभी आपको बताया कि I = क्या होगा, V1 - 5 रेजिस्टेंस। तो ये चूँकि ये भी 5 वोल्ट ही है और ये भी 5 वोल्ट है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि जब पोटेंशियल दोनों का सेम है, दोनों ही नोड का, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए इसमें इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपको 0 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। फ्रॉम सोर्स Vs = 200 cos ωt, a load draw current Im = 2.5 at power factor of 0.6 lagging, the load impedance is। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है, और उस सोर्स वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है आपको 200 cos ωt, और साथ ही साथ आपको ये दिया गया है कि जो करंट उस सोर्स के थ्रू ड्रॉ होता है वो है आपको 2.5 एम्पियर, और लेकिन पावर फैक्टर है 0.6 लैगिंग। तो जो करंट है उसको हम लिख सकते हैं I = 2.5 एट एंगल माइनस, चूँकि लैगिंग पावर फैक्टर है, cos इनवर्स 0.6। चूँकि पावर फैक्टर जो दिया हुआ है वो cos फाई = होता है, इसलिए उसको अगर हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं cos इनवर्स 0.6। और cos इनवर्स 0.6 का जो वैल्यू है ये आपको होता है 53.13 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट का वैल्यू है वो हो गया आपको 2.5 एट एंगल 53.13 डिग्री माइनस में। तो हमें निकालना है एक्चुअली में लोड इम्पीडेंस निकालना है। तो लोड इम्पीडेंस = हो जाएगा आपको जो वोल्टेज सोर्स है और जो करंट है, दोनों का जो रेशियो है वही आपका लोड इम्पीडेंस होगा। तो जो आपका वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 200 cos ωt, उसको आप लिख सकते हैं 200 एट एंगल 0 डिग्री। उसको अगर हम रेफरेंस मान लें तो उसको 200 एट एंगल 0 डिग्री लिख सकते हैं, ये आपका वोल्टेज सोर्स है। और करंट जो है आपका ये हो गया 2.5 एट एंगल -53.13 डिग्री। तो
जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको 80 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा आपको लिख सकते हैं आप 80, और ये एंगल जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपको एट एंगल 53.13। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 80 एट एंगल 53.13, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैच कर जाएगा, यानी कि आपको आ जाएगा 48 प्लस j इंटू 64। आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जो एंगल में है इसको आप लिख सकते हैं 80 इंटू कॉस 53.13 प्लस j इंटू साइन 53.13। तो जैसा कि कॉस 53.13 का वैल्यू हम जानते हैं 0.6 होता है, और साइन का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 48 प्लस j इंटू 64, यानी कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।